जय महाकाल दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2024 के रीजनिंग एनालिसिस के बारे में। ये पेपर हमारा 3 जुलाई 2024 को दोपहर 2:30 से लेकर दोपहर 3:30 बजे तक की शिफ्ट में हुआ था और ये 3 तारीख की तीसरी शिफ्ट थी। कौन सी शिफ्ट थी? हमारी तीसरी शिफ्ट यानी कि थर्ड शिफ्ट में ये पेपर था। और ये वीडियो हमारा 11वां वीडियो है। इससे भी पहले हमारे 10 वीडियो और आ चुके हैं जिनमें हमने बहुत अच्छे से आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप एक बार उन वीडियो को भी अवश्य देखें, जिससे आपको रीजनिंग में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में टाइम एंड मनी को जू जी और जिग लिखा जाता है और टाइम एंड टाइड को जी जू जा लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में जा को कैसे लिखा जाएगा? जब भी हमें ऐसा सवाल मिले तब हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं दोनों तरफ हमारे पास कॉमन क्या क्या है। तो यहाँ हमारे पास सबसे पहले कॉमन है टाइम। क्या कॉमन है? टाइम। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे इसमें भी हमारे पास क्या कॉमन है? टाइम कॉमन है। तो हम दूसरी साइड देखेंगे तो दूसरी साइड हमारे पास एक तो जू कॉमन है और इधर भी जू कॉमन है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और उसके बाद देखेंगे हमारा यहाँ एंड है और यहाँ भी एंड है, यानी कि एंड दोनों में कॉमन है। तो अब हम देखेंगे अब हमारे पास क्या है, तो यहाँ हमारे पास जी बचता है और यहाँ भी हमारे पास जी बचता है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तब हम कहेंगे जो मनी है ना, मनी के लिए जो बचा हुआ होगा ना, मनी के लिए हमारे पास हो जाएगा जिग, यानी कि ZIG। ठीक है, और टाइड के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा? टाइड के लिए यहाँ हमारे पास जो बचा है दूसरे वाले में वो बचा है ZAA। तो टाइड के लिए हो जाएगा ZAA यानी कि जा। तो वो हमसे पूछ रहा है जा को कैसे लिखा जाएगा, तो जा को टाइड के रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यदि ए का अर्थ भाग, बी का अर्थ गुणा, सी का अर्थ प्लस और डी का अर्थ माइनस है, तो निम्न समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आया? सबसे पहले हम ये समीकरण देखते हैं। इस समीकरण में हम ए जो हमारे पास ए सी बी और डी दिए हैं ना, इनको हम चिन्हों में बदलते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पे 93। कितना लिखेंगे? 93। 93 के बाद ए है, ए को बदला है हमने भाग से, तो भाग इसमें कर दिया हमने 3 का। 3 के बाद हमारे पास है सी, सी को बदला है हमने प्लस से, यानी कि जोड़, तो प्लस हमने कर दिया 15। कितना कर दिया? 15। यहाँ 15 के बाद है हमारे पास बी, बी को बदला है हमने गुणा से, यानी कि इंटू से, इंटू हमने कर दिया 5। ठीक है, 5 के बाद है हमारे पास डी, डी को बदला है हमने माइनस से, माइनस का हमने कर दिया 12। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमारा सॉल्व होगा भाग, फिर हम हल करेंगे गुणा को। तो जब इन दोनों को हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 31। कितना आएगा? 31। प्लस करेंगे हम और 15 इंटू 5 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 75, यानी कि 75। माइनस का करेंगे हम 12। ठीक है, प्लस प्लस के दोनों हम जोड़ देंगे तो 75 और 31 हमारे पास हो जाएंगे 106। कितने हो जाएंगे? 106। उसके बाद इसमें से हम 12 घटा देंगे। कितने घटा देंगे? 12 घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 94। कितना बचेगा? हमारे पास 94 बचेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? हमारे पास एक श्रृंखला दी है, हमसे पूछ रहा है यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। तो प्रश्नवाचक के स्थान पर लाने के लिए सबसे पहले हम इस श्रृंखला को देखते हैं। श्रृंखला हमारे पास दी है FQN। अगर हम इनके अक्षरों को लिखेंगे, यानी कि इनके जो क्रम है ना, उन क्रमों को लिखेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास एफ का क्रम हो गया हमारे पास 6। कितना हो गया? 6। फिर हमारे पास है क्यू का क्रम हो गया 17। 17 के बाद एन का क्रम होता है हमारे पास 14। ठीक है, इसके बाद वो हमसे कह रहा है सी का क्रम हो गया 3। 3 के बाद एल का क्रम हो गया 12। फिर से एल का क्रम हो गया 12। ठीक है, फिर जेड का क्रम हो गया हमारे पास 26। कितना हो गया? 26। 26 के बाद जी का क्रम हो गया 7। 7 के बाद जे का क्रम हो गया 10। कितना हो गया? 10। फिर हम देखेंगे डब्लू का क्रम हो गया हमारे पास 23। कितना हो गया? 23। बी का क्रम हो गया 2। एच का क्रम हो गया 8। अब हम इसमें क्या देखते हैं, इसमें हमारा कौन सा नियम लग रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे हम 6 के बाद हो गया हमारे पास 3, यानी कि माइनस का 3 हो गया। इसमें 3 में से भी जब 3 घटाएंगे तो हमारे पास 26 हो गया। फिर 26 में से जब हम 3 घटाएंगे तब हमारे पास 23 हो गया। और फिर 23 में से भी जब हम 3 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20। क्या आ जाएगा? 20। और 20 पे अच्छा कौन सा होता है? टी। तो सबसे पहले तो हम देख लेंगे टी हमारे किन किन ऑप्शनों में है। टी हमारे पास है पहले और चौथे ऑप्शन में, तो दूसरे और तीसरे ऑप्शन को हम हटा देंगे यहाँ। फिर देखेंगे यहाँ 17 है, 17 के बाद हो गया 12, यानी कि माइनस का 5। 12 के बाद हो गया 7, फिर से माइनस का 5 हो गया। 7 के बाद हो गया 2, फिर माइनस का 5 हो गया। 2 के बाद जब हम माइनस का 5 करेंगे तो हमारे पास आएगा 23। कितना आएगा? 23 आ जाएगा हमारे पास। तो 23 पे हमारा होता है डब्लू। क्या होता है? डब्लू। ठीक है, यहाँ तक हमें समझ में आया। इसके बाद देखेंगे 14। 14 के बाद माइनस का 2 करेंगे तो हो गया हमारे पास 12। -2 में से जब वो -12 में से जब -2 करेंगे तब हमारे पास हो गया 10। और 10 में से जब माइनस का 2 करेंगे तब हो गया हमारे पास 8। तो 8 में से जब -2 करेंगे तो हमारे पास आएगा 6। 6 पे हमारे पास होता है एफ।
तो हमारे पास क्या निकल कर आ गया, TW और F प्रश्नवाचक के स्थान पर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, यदि 26 सितंबर 2005 को सोमवार था तो 26 सितंबर 2017 को सप्ताह का कौन सा दिन था। हमारे पास 26 सितंबर 2005 को दिया है सोमवार, और वो हमसे पूछ रहा है 26 सितंबर 2017। तो यहाँ हम देखेंगे सबसे पहले 2005 से लेकर 2017 तक कुल कितने वर्ष हो गए। तो 2005 से लेकर 2017 तक कुल वर्षों की संख्या हो गई 12। ठीक है, चूँकि हमें पता है एक साधारण वर्ष में हमारे पास एक विषम दिन होता है, लेकिन जब वर्ष लीप वर्ष का होगा तो हमारे पास विषम दिन 2 होते हैं, यानी कि साधारण वर्ष से एक विषम दिन हमारे पास ज़्यादा होता है। तो अब हम देखेंगे यहाँ हमारे लीप वर्ष की फरवरी किस किस वर्ष में आएगी। तो 2005 के बाद सबसे पहले तो आएगी 2008 में। किस में आएगी, 2008 में। 2008 के बाद आएगी 2016 में, और 2016 के बाद आएगी 2020 में। ठीक है, तो 3 लीप ईयर आएंगे, इनका एक विषम दिन और एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, एक वर्ष का एक विषम दिन, तो 3 वर्ष के 3 विषम दिन हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल विषम दिन हो जाएंगे 15। कितने हो जाएंगे, 15। अब 15 विषम दिन में से हम 7 का जब भाग लगाएंगे तो हमारे पास विषम दिनों की संख्या आएगी 1, यानी कि जो शेष बचता है वही हमारा विषम दिन होता है। ठीक है, और अब जब हम एक वर्ष आगे बढ़ते हैं, किसी भी वर्ष से एक वर्ष आगे बढ़ते हैं, तो हम एक दिन भी आगे बढ़ जाते हैं। तो हमारे पास विषम दिन यहाँ 1 आ रहा है, तो इस 1 को हम इस सोमवार में जोड़ देंगे। तो सोमवार में जब हम एक दिन जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या, तब हमारे पास आ जाएगा मंगलवार। ठीक है, तब हम कहेंगे कि 26 सितंबर 2017 को हमारा मंगलवार था। कौन सा दिन, मंगलवार। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न 4 अक्षर समूहों में से 3 अक्षर समूह एक निश्चित प्रकार से समान हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा अक्षर समूह है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। यानी कि हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं हमें। अब हमें ये देखना है इन चारों ऑप्शनों में 3 ऑप्शन किसी न किसी प्रकार से समान है और इनमें कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो अलग है इन तीनों से, तो हमें उसी अलग की पहचान करनी है। जब भी ऐसा सवाल मिले तब आप क्या करना, ये जो हमें अक्षर दिए हैं ना, इनके हम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार क्रम लिखेंगे। तो क्यू का क्रम हमारे पास होता है, क्यू का क्रम होता है 17, डब्ल्यू का क्रम होता है 23 और डी का क्रम होता है 4। ठीक है, फिर आर का क्रम होता है हमारे पास 18, एक्स का क्रम होता है 24 और ई का क्रम होता है हमारे पास 5। फिर आगे बढ़ेंगे तो ई का क्रम हो गया 5, के का क्रम हो गया हमारे पास 11, के का क्रम कितना हो गया, के का क्रम हो गया 11। फिर आर का क्रम देखेंगे, आर का क्रम हो गया हमारे पास 18। ठीक है, फिर टी का क्रम देखेंगे तो टी का क्रम हो गया हमारे पास 20, 20 के बाद जेड का क्रम हो गया 26, 26 के बाद डी का क्रम हो गया हमारे पास 4। अब हम देखते हैं हमारे पास इनमें क्या नियम लग रहा है। तो यहाँ हम देखेंगे 17 और 6 हमारे 23 होते हैं। 23 में जब हम 7 जोड़ेंगे तो हमारे पास 4 आएगा वर्णमाला में। यहाँ भी हम देखेंगे 18 और 6 23 हो रहे हैं और 24 और 5 में अंतर आ रहा है हमारा 7 का। यहाँ हम देखते हैं तो हमारा अंतर आ रहा है 6 का, और यहाँ 11 और 18 में अंतर आ रहा है 7 का। ठीक है, तो हम 20 और 26 में अंतर देखेंगे, 20 और 26 में अंतर है 6 का, और 26 और 4 में अंतर देखेंगे, 26 और 4 में हमारा अंतर है 4 का। कितने का अंतर है, 4 का। अब हमें क्या दिखाई दे रहा है कि 6 और 7, 6 और 7, 6 और 7, लेकिन यहाँ 6 और 4 हो गया, अंतर अलग हो गया इन तीनों से। तब हम कहेंगे कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको देखते हैं। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर PCNZ ALWQ से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार RYLD EHUS से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए HAXM निम्न में से किससे संबंधित है। फिर से वही सवाल आ गया, तो हम इसके क्रम लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम, क्रम, और देखते हैं इसमें क्या अंतर आ रहा है। तब हम यहाँ देखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे PCNZ। P का क्रम हमारे पास होता है 16, कितना होता है 16। C का क्रम हो गया हमारे पास 3, N का क्रम हो गया हमारे पास 14, कितना हो गया 14, और Z का क्रम हो गया हमारे पास 26। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं इसमें A, इसका संबंध किससे है, A का क्रम होता है 1, L का क्रम होता है 12, W का क्रम होता है 23 और Q का क्रम हमारे पास होता है 17। इसी प्रकार R का क्रम हमारे पास होगा 18, R का क्रम कितना होगा 18, Y का क्रम होगा 25, L का क्रम फिर से हमारा हो जाएगा 12 और D का क्रम होता है हमारा 4। इसका संबंध है EHUS से, तो E का क्रम हो गया 5, H का क्रम हो गया 8, U का क्रम हो गया हमारे पास 21 और S का क्रम हो गया हमारे पास 19। ठीक है, इस तरीके से हम पहले क्रम लिखेंगे इसके। अब हम देखते हैं इसमें हमारा नियम लग रहा है कि 16 यहाँ हमारे पास है 16 का सबसे आखिरी अक्षर से संबंध है, यानी कि 16 में +1 हो गया तो 17 हो गया।
यहाँ भी देखेंगे 18 है, इसमें एक जोड़ दिया तो सबसे आखिरी अक्षर हो गया 19, यानी कि एक जोड़ दिया। और यहाँ हमारे पास है 26, 26 में जब एक जोड़ा तो इसका संबंध है पहले वाले से। और यहाँ है 4, 4 में जब एक जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 5। ठीक है, इसी तरीके से HAXM है हमारे पास, HAXM, इसका हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम 4 अक्षर हैं HAXM, पहले वाले अक्षर में एक जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा I। ठीक है, और अंतिम अक्षर में एक जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा N, जो कि हमारा पहला अक्षर हुआ। अब बचे बीच के दो, तो बीच के दो देखेंगे, यहाँ है 3 और यहाँ है 12, यानी कि प्लस का हमारे पास हो गया 9। यहाँ भी 25 है और यहाँ 8 है, तो इसमें भी हमने प्लस का 9 जोड़ दिया। 14 है और 23 है, तो यहाँ भी प्लस का 9 हो गया। 12 और प्लस 9 हमारा 21 हो गया, यानी कि बीच के दोनों में हमें प्लस का 9 जोड़ना है। तो हमारे पास ए का क्रम होता है 1, जब इसमें 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा 10, 10 पे हमारे पास होता है J, क्या होता है J। अब यहाँ है X का क्रम हमारे पास होगा 24, 24 में जब हम 9 जोड़ेंगे, ठीक है, 24 में 9 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 7, 7 पे हमारा होता है G। इस तरीके से आपको इसको हल करना है। तो और हमारा ऑप्शन नंबर निकल कर आएगा बाहर, ऑप्शन नंबर हमारा NJGI किस ऑप्शन पर है, ऑप्शन नंबर 2 पर। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 6 का। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति इसके भाग के रूप में अंतर्निहित है। यानी कि हमारे पास एक आकृति दी हुई है, हमें देखना ये है, ये जो आकृति है ना, वो आकृति किस ऑप्शन में हमारी शामिल है, लेकिन हमें प्रश्न को घुमाने की अनुमति नहीं है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा जो है, दूसरा हमारा ऑप्शन नंबर जो है ना, वो हमारी प्रश्न आकृति को पूरा कर रहा है। कैसे, सबसे पहले देखेंगे हमारे पास इस तरीके की एक लाइन है, फिर ये यहाँ बढ़ेगी और ये ऐसे घूम गई, ठीक है, जो कि प्रश्न में भी हो रहा है, और ये यहाँ से जाएगी और ये आधी रह जाएगी, जो कि हमारी प्रश्न आकृति से पूरी मैच हो रही है। तब हम कहेंगे कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्न समीकरण में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। तो सबसे पहले हम समीकरण देखते हैं। समीकरण में हम चिन्हों को बदलते हुए चलेंगे। सबसे पहले हमारा दिया हुआ है 800, 800 के बाद है गुणा, गुणा को हमें बदलना है भाग से, तो भाग हो गया हमारे पास 16, कितना हो गया, भाग 16। उसके बाद है माइनस, माइनस को हमें बदलना है प्लस से, किससे बदलना है, प्लस से, तो प्लस हो गया हमारे पास 8। फिर से हमारे पास भाग आ गया, भाग को हम बदलेंगे गुणा में, तो गुणा हो जाएगा हमारा 12, 12 के बाद है प्लस, प्लस को हमने बदल दिया माइनस से, तो माइनस का हो गया हमारा 18। इसमें हम सबसे पहले भाग को हल करेंगे, तो हमारे पास 800 में 16 का भाग जाएगा तो हो जाएगा 50, प्लस 8 × 12 करेंगे तो हो जाएगा 96, माइनस का यहाँ हो जाएगा हमारा 18। ठीक है, अब जब हम 50 और 96 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 140, कितना आ जाएगा 140, और इसमें से जब हम 18 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 128, कितना निकल कर आएगा 128, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आना चाहिए। फिर से हमारे पास वर्णमाला का सवाल आ गया है। इसमें हम क्या करेंगे, इनके जो है ना वो सबसे पहले क्रम लिखते हुए चलेंगे। तो Q का क्रम हमारे पास होता है 17, कितना होता है 17, J का क्रम हो गया हमारे पास 10 और C का क्रम हो गया हमारे पास 3। फिर A का क्रम देखेंगे, A का क्रम हो गया 1, T का क्रम हो गया 20 और M का क्रम हो गया 13। फिर K का क्रम हो गया हमारे पास 11, D का क्रम हो गया 4, W का क्रम हो गया 23, U का क्रम हो गया हमारे पास 21, N का क्रम हो गया 14 और G का क्रम हो गया 7। और यहाँ हमें प्रश्नवाचक निकालना है। अब हमें यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, 17 में से जब माइनस का 7 करेंगे तो हमें 10 मिलेगा, और 10 में से जब माइनस 7 करेंगे तब हमें मिलेगा 3। ठीक इसी प्रकार 1 में से जब हम माइनस का 7 करेंगे वर्णमाला में तब हमें मिलेगा 20, 20 में से जब माइनस 7 करेंगे तो हमें मिलेगा 13। फिर 11 में से जब माइनस का 7 करेंगे तब मिलेगा हमें 4, 4 में से जब माइनस 7 करेंगे तब मिलेगा 23। फिर 21 में से 14 माइनस 7, 14 में से 7 प्लस का 7। ठीक है, इस तरीके से हमारा सीरीज बन रही है। अब हमें यहाँ भी और देखना है। यहाँ सबसे पहले हमारे पास आ रहा है 3 का हमारे पास आ गया 1, ठीक है, 13 का हमारे पास आ गया 11, 23 का आ गया 21, यानी कि -2 यहाँ चल रहा है हमारा। तो 7 का जब -2 करेंगे, 7 में जब -2 करेंगे तो हमारे पास आएगा 5, 5 पे होता है हमारा ई, क्या होता है ई। तो अगर हम देखना चाहें तो हमारे ऑप्शन नंबर 3 में ई है और किसी में ई नहीं है, तब केवल हम ई को लगा देंगे। लेकिन यहाँ जब हम पूरा चेक करेंगे तो ई के बाद जब हम -7 करेंगे तो हमारे पास आएगा 24, कितना आएगा 24, 24 पे होता है एक्स, एक्स के बाद जब हम -7 करेंगे तो हमारे पास आएगा 17, कितना आएगा 17, 17 पे होता है हमारा क्यू। तो हमारा उत्तर हो जाएगा EXQ, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दर्शाए गए अनुसार एक कागज़ को मोड़कर काटा जाता है, खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा।
तो प्रश्न नंबर 10 हमारी आकृति से जुड़ा हुआ सवाल है। इसमें देखेंगे हमारे पास एक चौकोर कागज़ दिया है। सबसे पहले एक चौकोर कागज़ दिया है, इसको यहाँ से हमें फोल्ड करना है, सिंगल फोल्ड। इसके बाद एक यहाँ डबल फोल्ड करेंगे हम। तो डबल फोल्ड करेंगे तो अब डबल फोल्ड के बाद जितने भी हम इस पर चिन्ह बनाएंगे ना वो डबल के दोगुने हो जाएंगे, यानी कि डबल फोल्ड खुलेगा तो हमारे पास 4 हो जाएंगे। तो हमारे पास बीच में देखेंगे एक निशान बनाया है एक, तो जब इसको खोलेंगे ना तो हमें सबसे पहले 4 निशान मिलेंगे। एक यहाँ खुल के आएगा, फिर जब ए वाला भी खुलेगा तो एक यहाँ और एक यहाँ, तो सबसे पहले हमें 4 चिन्ह मिलेंगे। यहाँ पर 4 चिन्ह केवल और केवल ऑप्शन नंबर 2 में है हमारे, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जब हमारे 2 फोल्ड होते तब हमारा, जब यहाँ पर एक ही फोल्ड होता तब हमारा होता ऑप्शन नंबर 4 सही, लेकिन यहाँ 2 फोल्ड कर दिए हैं तो 2 फोल्ड खुल के हमारे 4 चिन्हों में बदल जाएंगे, तब हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाए गए अनुसार दर्पण को mn पर रखने पर बनेगा। हमारे पास mn एक खड़ा हुआ दर्पण है, इसको हमें बताना है कि दर्पण प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा। तो इसमें क्या होता है, लेफ्ट वाला हमारा राइट में पहुंच जाता है, राइट वाला लेफ्ट में आ जाता है। सबसे पहले आएगा हमारे पास ए, तीनों में सही है। उसके बाद आएगा 7 तीनों में सही है, इसमें जल प्रतिबिंब हो गया तो ये हो गया गलत। फिर हमारे पास आएगा 4 इसमें और इसमें बिल्कुल जैसे कि तैसा दिया है, दर्पण प्रतिबिंब नहीं दिया है तो इसको भी हटा देंगे। फिर ऑप्शन नंबर 3 हमारा बचा हुआ बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम देखते हैं। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार दिए गए समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं। यानी कि 45, 15 और 3 में जो संबंध है ना, वही संबंध हमारा 120, 40 और 8 में संबंध है। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों में जो संबंध है ना, वही संबंध हमारा इन चारों ऑप्शनों में से किस ऑप्शन में आ रहा है। तो यहाँ हम देखेंगे कि 45 में 15 का भाग भी चला जाएगा और 45 में 3 का भाग भी चला जाएगा हमारे पास पूरा। ठीक इसी प्रकार 120 देखेंगे, 120 में हमारे पास 40 का भी भाग जाएगा और 120 में हमारा 8 का भी भाग चला जाएगा। यानी कि बड़ी संख्या में दोनों छोटी संख्याओं का अलग अलग भाग जाना चाहिए। तो यहाँ हम देखते हैं 165 में हमारा सबसे पहले 54 का भाग नहीं जाएगा, तो इसको हम कर देंगे कैंसिल। फिर है हमारे पास 165 में 55 का भाग जाएगा 3 बार। कितनी बार? 3 बार। और 165 में 11 का भाग जाएगा 15 बार। कितनी बार जाएगा? 15 बार। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्न समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ये वाला प्रश्न है ना, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्रश्न नंबर 13 का उत्तर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, दी गई आकृति में कितने आयत हैं? अब देखेंगे यहाँ सबसे पहला हमारा आयत कौन सा बन रहा है। सबसे पहला आयत बन रहा है 1, फिर इसके बाद एक हमारा ये पूरा वाला 2 आयत हमारे पास हो गए। अब हम देखेंगे हमारे पास तीसरा आयत, तो तीसरा आयत बन रहा है हमारे पास 3। ठीक है, इसके बाद 4 और फिर इसके बाद एक पूरा 5 आयत हमारे पास बन के आ गए बड़े बड़े। अब 5 आयत के बाद हम देखेंगे डबल वाले आयत, तो डबल वाले आयत एक तो बनेगा हमारे पास ए, तो हो गए हमारे पास 6। एक बनेगा हमारे पास ऐसा, तो हो गया 7। कितने हो गए? 7। अब इसमें एक बड़ा आयत और बनेगा, वो आप लोगों को इस तरीके से नहीं दिखाई देगा, तो हम कलर चेंज करते हैं। एक बड़ा आयत बनेगा हमारे पास यहाँ से लेकर, कहाँ से? यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो एक आयत हो जाएगा हमारे पास 8 के बाद एक आयत हो जाएगा हमारा एक पूरा। इस तरीके से कुल हमारे पास 9 आयत हो जाएंगे। कितने आयत हो जाएंगे इसमें? 9। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। यदि नीचे दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो पियर शब्द के विपरीत फलक पर कौन सा शब्द होगा? तो हम यहाँ देखेंगे पियर हमारे पास है पहले नंबर पर, पहले के विपरीत होगा हमारे पास एक छोड़ के तीसरा, तो पियर के विपरीत हमारे पास हो जाएगा लाइम। ठीक है, अब यहाँ पर मैंगो के विपरीत हो जाएगा प्लम, और इधर का जो कीवी है ना, इसके विपरीत हो जाएगा हमारा मेलन। इस तरीके से हम इस वाले प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, बिल्कुल भी गलती नहीं करना। इसमें जिसका पूछा होता है ना, उसका एक छोड़ के जो दूसरा होता है ना, वो पहले वाले के विपरीत होता है। ठीक है, इस तरीके से हम और भी प्रश्नों को हल करेंगे और बढ़ेंगे हम इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर मैंगो को 35 से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार चेरीज 56 से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए एडमिनिस्ट्रेशन निम्न में से किससे संबंधित है? तो यहाँ हम देखेंगे मैंगो में कुल अक्षरों की संख्या है हमारे पास 5,
और 5 में जब हम 7 का गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35। कितना आ जाएगा? 35। इसी प्रकार चेरीज में अक्षरों की संख्या है हमारे पास 8। 8 को भी जब हम 7 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 56। ठीक इसी प्रकार एडमिनिस्ट्रेशन में देखेंगे तो इसमें अक्षरों की संख्या है हमारे पास 14। कितनी है? 14। 14 में जब हम 7 का गुणा करेंगे तो 14 इंटू 7 बराबर हो जाएगा हमारा 98, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक निश्चित कूट भाषा में GCJL को 14, 6, 20, 24 लिखा जाता है। WTRO को 46, 40, 36, 30 लिखा जाता है। उस कूट भाषा में BZKQ को कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ हम देखते हैं जी का क्रम होता है 7। जी का क्रम कितना हो गया हमारे पास? 7। सी का क्रम हो गया हमारे पास 14। जे का क्रम हो गया हमारे पास 10 और एल का क्रम हो गया हमारे पास 12। ठीक है, अब हम देखेंगे 7 को हो गया 14 डबल, 7 का 14 हो गया डबल, 3 का डबल हो गया 6, 10 का डबल हो गया हमारे पास 20, 12 का डबल हो गया हमारे पास 24। इसी प्रकार डब्लू का क्रम होता है 23 का डबल हो गया हमारे पास 46, टी का क्रम 20 का डबल हो गया 40, आर का क्रम होता है 18 का डबल हो गया 36, ओ का क्रम हो गया 15 का डबल हो गया 30। मतलब कि अक्षर जो है ना उनके क्रम का इन्होंने डबल कर दिया है। तो बी का क्रम होता है हमारे पास 2 का जब डबल करेंगे तो आएगा हमारे पास 4। ठीक है, जेड का क्रम होता है 26 का डबल करेंगे तब आएगा 52। फिर के का क्रम होता है 11 को डबल करेंगे तो आएगा हमारे पास 22। क्यू का क्रम होता है 17 को डबल करेंगे तो आएगा 34, यानी कि 4, 52, 22 और 34। ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही उत्तर है प्रश्न नंबर 17 का। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, विकल्पों में दी गई उस आकृति को पहचानिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है? हमारे पास एक लाइन है। ठीक है, फिर दूसरे वाले में एक सीधी है और एक उसकी अपोजिट हो गई। ठीक है, तीसरे वाले में क्या हो गया? एक सीधी है, एक अपोजिट है, फिर एक सीधी है। चौथे वाले में क्या होगा? एक सीधी होगी, एक अपोजिट होगी, फिर एक सीधी, फिर एक इस तरीके से हो जाएगी अपोजिट। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा जो 3 है ना, वो ऑप्शन नंबर 3 नहीं है, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का, क्योंकि इसमें एक सीधी है, एक अपोजिट है, फिर एक सीधी है, फिर एक अपोजिट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, A + B का अर्थ है A B का भाई है। A - B का अर्थ है A B की पत्नी है। A × B का अर्थ है A B के पिता है और A भाग B का अर्थ है A B की पुत्री है। ऊपर दी गई संक्रियाओं के समान अर्थ का उपयोग करते हुए ज्ञात करें कि निम्न में से कौन सा विकल्प MO की माँ को दर्शाता है। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन का सवाल है, इसमें हमें प्रत्येक ऑप्शन चेक करना पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 में है भाग, M भाग N। भाग का अर्थ है A B की पुत्री है, यानी कि M N की हो गई पुत्री, तो M हो गया हमारा माइनस इंटू O का अर्थ है A B के पिता हैं, तो N O के पिता हैं। ठीक है, N O के पिता हैं, लेकिन M O की माँ होनी चाहिए, लेकिन यहाँ M O की बहन आ रही है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा गलत। दूसरा ऑप्शन देखेंगे M - N। माइनस का अर्थ है A B की पत्नी है, यानी कि M N की कौन हो जाएगी? N की हो जाएगी पत्नी। ठीक है, फिर है प्लस का अर्थ है A B का भाई है, N O का हो गया भाई, तो ये तीनों आपस में हो गए बहन भाई, लेकिन M O की कौन होनी चाहिए? माँ। यहाँ आ रहा है बहन, तो इस ये भी सवाल ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन है हमारा M - N। माइनस का अर्थ है A B की पत्नी है, तो M N की कौन हो जाएगी? M N की हो जाएगी पत्नी। ठीक है, यहाँ हम पत्नी को वाइफ लिख देंगे। फिर वो कह रहा है N × O। इंटू का अर्थ है A B के पिता है, यानी कि N O के पिता हैं। ठीक है, यानी कि फादर, तो O के पिता हो गए N और N की पत्नी है M, तो M फिर हमारी O की माँ हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। हमारे पास एक श्रृंखला दी है, इस श्रृंखला में हमसे पूछ रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो सबसे पहले हम श्रृंखला लिखेंगे। श्रृंखला है हमारी 34, 58, 106, 202 और 394, और उसके बाद है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह पर निकालने के लिए हम देखते हैं इसमें हमारे पास क्या अंतर आ रहा है। तो 34 और 58 में अंतर होता है 24 का। कितने का अंतर हो गया? 24 का। 58 और 106 में अंतर हो गया 48 का। कितने का? 48 का। 106 और 202 में अंतर हो गया 96 का। कितना अंतर? 96। 202 और 394 में अंतर हो गया 192 का। अब हम यहाँ देखेंगे 24 को डबल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 48। ठीक है,
48 को जब हम डबल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 96। 96 को जब हम डबल करेंगे तो हो जाएगा 192। जब 192 को हम डबल करते हैं, 192 को हम जब डबल करते हैं तो हमारे पास आएगा 384। कितना आएगा? 384। और जब हम 384 को 394 में जोड़ देंगे, 384 और 394 को जब हम जोड़ देंगे तो हमारे पास 778 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा 778। इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, नीचे दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो रन शब्द के विपरीत फलक पर कौन सा शब्द आएगा। यहाँ हम देखेंगे रन है हमारे पास यहाँ, ठीक है। रन के लिए हो जाएगा हमारे पास प्री। रन के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास? प्री। क्योंकि फ्लाई के लिए हमारे पास हो गया प्ले और क्राई के लिए हो गया ईट, तो रन के लिए फिर बचेगा हमारे पास प्री। क्या बचेगा? प्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। और इसी के साथ पढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, इस प्रश्न में 3 कथन दिए हैं जिनके बाद 3 निष्कर्ष 1, 2 और 3 दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होते हों, निर्णय करें कि कौन सा या कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। तो पहला कथन है हमारे पास, सभी कुर्सियाँ सोफे हैं। तो हमारे पास ये हो गई हमारे पास कुर्सी, ठीक है। अब ये जो कुर्सी है ना, ये सभी की सभी कुर्सी हो जाएंगी हमारे पास सोफे। तो सभी कुर्सी हमारी हो गई सोफे, ठीक है, बना दिया हमने। अब वो कह रहा है कुछ कुर्सियाँ पलंग हैं। तो कुछ कुर्सियाँ पलंग होने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, इतना इतना हिस्सा जो है ना, वो कुछ कुर्सी हमारे किस में चला जाएगा? पलंग में चला गया, पलंग हो गया। अब कोई सोफ़ा मेज़ नहीं है। ये जो सोफ़ा है ना, इसका मेज़ से कोई संबंध नहीं आ रहा है। और इसके बाद दिया है हमारे पास निष्कर्ष। निष्कर्ष है कुछ मेज़ पलंग हैं। तो वो हमारा कह रहा है कुछ मेज़ पलंग हैं। तो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि कुछ मेज़ पलंग है, पलंग और मेज़ का कोई संबंध नहीं आ रहा है। तब हम कहेंगे पहला निष्कर्ष हमारा गलत है। दूसरा, कोई मेज़ कुर्सी नहीं है। कोई मेज़ कुर्सी नहीं है। अब यहाँ हम नहीं कह सकते हैं कि है या नहीं है, इसके बारे में बिल्कुल हम क्लियर नहीं कह पाएंगे। तो दूसरा कथन हमारा सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, तो फिर दूसरा कथन हम सही लगाएंगे। तीसरा कथन है हमारा कुछ सोफे पलंग है। तो कुछ सोफे हमारा पलंग आ रहा है। तीसरा निष्कर्ष भी हमारा सही हो जाएगा। तब हम कहेंगे निष्कर्ष 2 और 3 दोनों अनुसरण करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 765 876 से संबंधित है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 682 793 से संबंधित है। किससे? 793। तो उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 587 निम्न में से किससे संबंधित है? 587। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 765 और 876 में अंतर है 111 का। यहाँ देखेंगे 682 और 793, इनमें भी अंतर आ रहा है 111। तो फिर 587 में जब हम 111 जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 698। कितना आएगा? 698, ऑप्शन नंबर 4। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। श्रृंखला हमारे पास दी है 8, 15, 29, 57 और 113। उसके बाद है प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इस श्रृंखला में देखते हैं हम अंतर क्या आ रहा है हमारे पास। 8 का डबल करेंगे तो हमें मिलेगा 16। 16 में से हम घटा देंगे 1, ठीक है। अब 15 का डबल करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 30। 30 में से घटा देंगे हम 1 तो हमें मिलेगा 29। 29 का डबल करेंगे तो हमें मिलेगा 58। 58 में से 1 घटाएंगे तो 57। 57 का डबल करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 114। 114 में से 1 घटाएंगे तब आएगा 113। अब 113 का डबल करेंगे तो हमें हो जाएगा 226। कितना मिलेगा? 226। 226 में से 1 घटाएंगे तब हमें मिल जाएगा 225, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यदि 29 दिसंबर 1956 को शनिवार था तो 16 जनवरी 1967 को सप्ताह का कौन सा दिन था। यहाँ हम सबसे पहले चलेंगे 29 दिसंबर 1956 से सेम डे में जाएंगे हम। तो 29 दिसंबर 1966। 1967 तक हम इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमारा 1967 अभी पूरा नहीं हुआ है, तो हम 1966 तक ही रह जाएंगे। अब हम देखेंगे 56 और 66 में कितने वर्षों का अंतर है। तो हमारा 10 वर्षों का अंतर है। कितने वर्ष हैं? 10। अब हम देखेंगे इन 10 वर्षों में लीप ईयर हमारे कौन कौन से आ रहे हैं। तो 56 के बाद एक तो आएगा हमारे पास 60 और एक आएगा हमारे पास 64। ये दोनों लीप वर्षों की फरवरी इसके बीच में आएगी। तो एक विषम दिन हमारा लीप वर्ष का एक्स्ट्रा हो जाता है।
तो 2 वर्ष के हमारे विषम दिन हो गए 2, तो कुल मिलाकर विषम दिनों की संख्या आ गई हमारे पास 12। कितनी आ गई? 12। अब हम 29 दिसंबर 1966 से 16 जनवरी 1967 तक चलेंगे। तो दिसंबर में हमारे पास दिन बचे, दिसंबर हमारा होता है 31 दिन का, 29 कंप्लीट हो गए, तो दिसंबर में दिन बचे हमारे पास 2, और जनवरी में 16 तक ही हमें चलना है। तो 7 का भाग लगाएंगे, 2 बार जाएगा, 2 शेष बचेगा, तो यहाँ भी हमारे पास 2 विषम दिन हो गए। तो कुल विषम दिन यहाँ हो गए हमारे पास 4 और 12 ए हैं, तो कुल विषम दिनों की संख्या आ गई हमारे पास 16। कितनी आ गई? 16। अब इस 16 में भी हम विषम दिन निकालेंगे, तो हम लगाएंगे 7 का भाग, 7 का भाग 2 बार जाएगा, हमारे पास 2 बचेगा शेष। अब इस 2 का हमें क्या करना है? इस 2 को हमें इस शनिवार में जोड़ देना है। तो हम शनिवार में जब 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सोमवार। क्या आ जाएगा? सोमवार, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 25 का। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आया है तो कमेंट के माध्यम से हमको बताइए, हम आपको वो प्रश्न दोबारा से और अच्छे तरीके से समझाएंगे। हमारी यही कोशिश है कि आप अच्छे से समझें इसको और आपको पेपर में कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आता है तो आप अपना प्रश्न हमें कमेंट में बताएं। हम कोई भी प्रश्न होगा रीजनिंग का तो वो उसका उत्तर आपको हम देंगे, ठीक है। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए।